अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 14। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। आधे घंटे से भी कम वक्त में मोरनी के सब साथी बड़े मियाँ के मुरीद सामने मैदान में कतार बनाए खड़े थे। मवेशी बांधने की जिन जंजीरों और तालों से मुखालिफ गिरोह ने इन नौजवानों को गिरफ्तार कर रखा था, इनसे अब हमने काम लिया। वो जंजीर ताले अब 10-12 बागियों और इनके सरगना के हिस्से में आए थे। अगले 2 घंटे में काफिले की गाड़ियां, माल मवेशी और बाल बच्चे इकट्ठे हो गए। कबीले के दस्तूर के मुताबिक नौजवानों ने जग में और इसके साथियों के पास हथियार और नकदी नहीं रहने दी। इनकी 6 गाड़ियां, बाल बच्चे जो इनके साथ जाना चाहते थे और गिनती के जानवर जो इनके बच्चों की दूध की जरूरत पूरी कर सकते, इनके हवाले करके और इन्हें रातों रात अरावड़ी दरिया की तराई में हाँक दिया। वो बागी गिरोह वाले कबीले के साथ अम्फाल के सालाना मेले में नहीं जा सकते थे। मोरनी और इसके भाई किसी सरदार के न होते हर बात मुझसे पूछ कर रहे थे। मैं कबीले के दस्तूर से वाकिफ नहीं था। फिर ये मार्का तो तने तनहा मोरनी ने सर किया था। मैंने कौन सी सरदारी दिखाई थी? फिर भी इन बहन भाई को खुश करने को मैं नाम का सरदार बनना गवारा कर लिया। रात पड़े नौजवानों के हंगामी जरगे में फैसला किया गया कि अम्फाल के मेले में हमारी गाड़ी बांध दोस्त जगमे के बेटे और मोरनी के भाई को मुश्तरका सरदारी देकर भेजा जाएगा। बाकी कबीला एक दिन रुक कर आगे जाएगा। मेरे साथ मोरनी और ब्याला बाई बड़े मियाँ की गाड़ी में मांगियान रवाना हुए। ये ब्याला बाई वो लड़की थी जो सबके मशवरे और अपने मियाँ के कहने से जगमे की गाड़ी में इसकी औरत बनकर बैठ गई थी। मांगियान जाते हुए मैं थका हुआ और उदास था। बड़े मियाँ के आखिरी रसूम दिन निकलने से पहले नौजवानों ने बहुत अकीदत से अदा की थी। वो बहुत उदास, बहुत दिलगिरफ्ता थे। मैंने बड़े मियाँ के साथ बहुत कम वक्त गुजारा था, मगर इतने कम दिनों में भी इनके साथ इस हद तक मानूस हो गया था कि चिता पर रखी इनकी मैयत का आखिरी दीदार करने, सलामी देने बढ़ा तो आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। ये बूढ़ा आदमी मेरे दीन, मेरे मसलक का नहीं था। जुबान भी कोई और बोलता था, मगर इसे अपनी दिलावेज शख्सियत, अपनी शराफत और तवज्जो से मेरा दिल जीत लिया था। मोरनी ने चिता को आग दिखाई। फिर वो करीबी मिट्टी पर फुसकड़ा मारकर बैठ गई और बिलक बिलक कर इस तरह रोई कि इसे संभालना मुश्किल हो गया। बहुत से नौजवानों की यही हालत थी। मैंने सोचा, इस बाबा का खून नहीं थे, कुसुमीन की पोती है, इसका क्या हाल होगा। मांगियान जाते हुए वो लड़की ब्याला गाड़ी हाँक रही थी। मैं इसके बराबर बैठा बर्मा के मौसम में खजां के रंग उछालते जंगलों को उदासी से देखता रहा। मुझे अपने घर वाले याद आ रहे थे। मैं बहुत देर से खामोश बैठा था। ब्याला ने पूछा, कुछ खाओगे? मैंने कहा नहीं। कहने लगे, अगर तुम्हें नींद आ रही हो तो अंदर मोरनी के पास जाके बैठो। वो बहुत बिखरी हुई है बातों से, बाबा की बातों से इसका दुख हल्का करने की कोशिश करो, वो तुम्हें बहुत मानती है। मैंने कहा, हाँ मानती तो है। मैं सोच रहा था इसे तन्हा छोड़ दूंगा तो संभल जाएगी। ब्याला बाई ने मेरी तरफ हैरत से देखा। तन्हा किसी बड़े का दुख नहीं झेला जा सकता। तुम इसके पास जाओ, साथ ही लेट जाओ, बातें करो इससे, रात वहीं रहना, इसी तरह दुख बढ़ाते हैं। मैंने अंधेरे उजाले में इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो ये क्या कह रही है? दिल गिरफ्ता तो ये औरत भी है, ऐसे में कोई मजाक छेड़छाड़ तो नहीं करता। इसका चेहरा सादा था। ये बात ब्याला ने संजीदगी और मासूमियत में कही थी। लम्हे भर बाद इसको याद आ गया कि मैं इसके किसी फिक्रे पर हैरान होकर खामोश हुआ था और इसकी तरफ देख रहा था। कहने लगी, अपने अपने देश के तरीके होते हैं, हम कबायली इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसमें कोई खोट, कोई हल्कापन नहीं है। तुम्हें अगर कोई बात बुरी लगी हो तो। मैंने जल्दी से कहा, बुरी नहीं लगी, नई बात सुनी है, अजीब लगी है, इसलिए सोच में पड़ गया। कहने लगी, सोचो मत, इसके पास जाओ, वो ये बात पसंद करेगी, शायद तुम्हारा इंतजार करती होगी। मैंने कोई जवाब न दिया। कुछ देर चुप रहा तो बोली, तुम पठान हो? मैंने कहा, हाँ, मगर तुम क्यों पूछती हो? बोली, पठान क्या शर्मीले होते हैं? अजीब सवाल था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता शर्मीले से तुम्हारे क्या मतलब है। पठान मुसलमान होते हैं और हमारे दीन में जिन चीज़ों को नापसंद किया जाता है उनमें एक बेशर्मी भी है। इस तरह तुम कह सकते हो हम मतलब शर्मीले होते हैं। एक लड़का था पठान, वो भी उधर तुम्हारे ईस्ट पाकिस्तान से आया था, बहुत शर्मीला था। वो बातें करने के मूड में थी। मैंने जमाई लेते हुए कहा, अच्छा। कहने लगी, मीरबाज नाम था इसका, तुम्हारी उम्र का। मैंने झटके से सर उठाया। क्या नाम था? मीरबाज। कोई जगह है काक्सिस बाजार, वहाँ के किसी होटल में। कहाँ मिला था वो मीरबाज? कहाँ है वो? परेशान क्यों हो गए हो? मांगियान में देखा था, अब खबर नहीं कहाँ है। मीरबाज, मांगियान, वो वहाँ क्या कर रहा है? मैंने इस लड़की ब्याला बाई से पूछा तो बोली, करेगा क्या, बाबा सरदार ने लड़कों के रहने के कमरे बनाए हैं, मैंने वहीं एक कमरे में से देखा था। हैरत है, कमाल ही हो गया, वाह। मैंने जोश मुसर्रत से कई बार दोहराया। पूछा, वो कब से है? बोली, महीने से ज्यादा हो गया। बाबा ने किसी चौकी गार्ड से इसे निकाला था, जख्मी था, इधर ही मांगियान कॉलेज में छुपा के रखा था, तो वह दारू की थी। मैंने जब देखा था ठीक था।
बड़े मियाँ ने मीरबाज के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? शायद अचानक सामने लाकर खुश करना चाहते होंगे। लड़की ब्याला ने पूछा, वो कौन है तुम्हारा? मैंने कहा भाई है। पूछने लगी सगा? मैंने कहा सगा नहीं मगर अपना ही है, मेरे बाप के गेस्ट हाउस में काम करता था। हाँ, वो कहने लगी, बोलता था होटल में नौकर हूँ। कि होटल के मालिक तुम ही लोग थे? मैंने सर हिलाकर कहा तो तारीफी अंदाज में बोली, नौकर को भाई बोलते हो? खूब। मैंने कहा खूब कहा, मेरे बाप ने इसी तरह रखा है, मीरबाज को अपना बच्चा समझते हैं। मुझे मीरबाज और खुदाबख्श राई बहुत याद आए थे। बहुत देर तक मैं ब्याला को अपने काकसीज बाजार में गुजारे शब रोज के बारे में बताता रहा। मैंने बताया कि मैं बाबा और कुसुमी से पहली बार किन हालात में मिला था, तो ब्याला बोली कि वो बाबा और कुसुमी के लिए बहुत सख्ती का ज़माना था। 3 तरफ से परेशानियां घेरी हुई थी। एक तो बर्मा के सरकारी लोगों ने बाबा का जीना दोहबर कर दिया था, दूसरा ये जग में परेशान कर रहा था, तीसरा कोई आसामी था हिंदुस्तानी दिता नाम का, वो क्या जाने किस बात पर बाबा के पीछे पड़ गया था। मैंने सोमनाथ दिता हिंदुस्तानी जासूस का नाम लिया तो लड़की ब्याला को याद आ गया। कहने लगी, हाँ वही हराम का जना सोमनाथ दिता, इससे पीछा छुड़ाने के लिए और सरकारी कारिंदों से जान बचाने के लिए ही तो बर्मा से पूर्व पाकिस्तान निकल गए थे बाबा। मैंने कहा कोई बर्मी ड्राइवर भी था जो कुसुमी से ब्याह करना चाहता था। ब्याला सोच में पड़ गई, नहीं ऐसा तो कोई नहीं था। फिर वो हंस के बोली, किसी ड्राइवर से कुसुमी की शादी काहे को होगी, इसकी तो कॉलेज में ही कोई 12-15 ड्राइवर नौकर हैं। तो बाजलर का वो बर्मी ड्राइवर कौन था जो बड़े मियाँ को दिए हुए कर्जे के इवज कुसुमी की शादी कर देने पर दबाव डाल रहा था? और कर्जा 2000 का कर्जा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने दिल में कहा वो कर्जे की कहानी बड़े मियाँ ने मेरे लिए घड़ ली थी। ब्याला के चेहरे पर सोच की लकीरें थी। एकदम कहने लगी, जगमे का बड़ा बेटा रामल कुसुमी के पीछे पड़ा हुआ था, सुना मैं लोगों को ढूंढता तुम्हारे पूर्व पाकिस्तान तक गया था। इधर जंगल में रीछ ने जख्मी कर दिया था, इसे अभी बचा नहीं बचा कुछ खबर नहीं। और तो वो ड्राइवर जगमे का बेटा रामल था? हाँ, लड़की ने सीधा सा जवाब दिया। ज़ाहिर बड़े मियाँ की काया बदलने का राज इसे नहीं मालूम होगा, जबकि इस औरत के मियाँ को जिस वक्त मांग्यान में है सब कुछ खबर थी। ठीक तो 6 आदमी पूरे थे, 7वीं को मालूम होगा गोया मौत थी बाबा की, इनमें से एक की। ब्याला पूछने लगी, क्या सोचते हो? मैंने कहा हमारे ईस्ट पाकिस्तान में बहुत से रीछ हैं। कहने लगी, तुम्हारे पाकिस्तान से ज़्यादा रीछ इधर बर्मा में है, मगर यहाँ रीछ के हाथ नहीं आया, रामल इधर जाके मरा। क्या पता जिंदा हो। बोली, इसका मर जाना ही अच्छा है, एकदम बाप जैसी बदमाशी है इसमें। बुरे लोगों को याद करना शुरू किया था तो एक सिरे से सबके नाम याद आने लगे। सलील चौधरी, इसका भतीजा बासलर यानी वो बदमाश बसरुर रहमान, और इनके सब जरखरीद गुर गए। सोमनाथ दित्ता जगमे का बेटा वो रामुल। अजीब बात है, इन 2 बुरे आदमियों रामुल और बासलर का साथ किस तरह हो गया। शैतानी इत्तेफाक तो देखो, मुलाकात हो गई इनकी। मैंने सोचा जिस तरह बड़े मियाँ को हम दोनों यानी मैं और मीरबाज मिल गए थे और काकसीज बाजार से निकलकर जिस तरह मुझे अच्छे लोग मिलते गए, इस तरह जराइम और साजिशों को भी इन जैसे लोग मिल गए। अचानक ब्याला बाई ने कहा, तुम अंदर नहीं गए? क्यों नहीं गए? मुझे याद आया कि अंदर गाड़ी में वो लड़की गमज़दा मोरनी मौजूद है। मैंने सोचा वो अगर जागती हुई तो कुछ देर इससे बातें करके फिर बाहर आ बैठूंगा, मगर ब्याला बाई ने अपने रिवाज के मुताबिक मासूमियत में जिस बात का मुझे मशवरा दिया था वो मेरे इज्जतदार कुंबे, मेरी तरबियत, बल्कि मेरे पूरे समाजी और दीनी अखलाक के मुनाफी था। ब्याला ने मशवरा दिया था कि मैं इसे तन्हा दुख झेलने के लिए न छोड़ूं। मोरनी बहुत बिखरी हुई है, इसने कहा था, तुम इसके पास जाओ, साथ ही लेट जाना, बातें करना इससे, बाबा की बातें, और रात वहीं रहना, इस तरह दुख हटाते हैं। ये औरत ब्याला कहती थी कि वो कबायली इस बात को इस तरह सादा और मामूल के मुताबिक समझते हैं, इसमें कोई खोट, कोई हल्कापन नहीं है। मैं गाड़ी हाँकती हुई सूरत ब्याला बाई के बराबर से उठा और इसके हक्म में खटके से खुलने वाली खिड़की खोलकर गाड़ी में चला गया। हरे रंग की चिमनी चढ़ा, मिट्टी के तेल का लैंप गाड़ी की ऊंची छत से लटक रहा था। इस हरे अंधेरे में भारी कंबल ओढ़े वो सीटों के दरमियान फर्श पर लेटी थी। मैंने देखा तो वो जाग रही थी। मुझे तो देखकर वो थोड़ा एक तरफ सिरक गई और फर्श पर मेरे लिए जगह कर दी, मगर मैं बराबर की सीट पर बैठ गया। इसने कंबल से हाथ निकालकर घुटने पर टिका दिया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने पूछा, कैसी हो मोरनी? इसने उदासी से मुझे देखा और हाँ में सर हिलाया। मैंने कहा, ब्याला ने कहा था कि मुझे आना चाहिए, मैं बहुत देर से यहाँ आने की सोच रहा था। वो धीरे से बोली, आ जाते, तुम्हारे कबीले के अपने दस्तूर हैं, सब जगह के अपने अपने तरीके होते हैं। अच्छा, वो मोरनी ने समझकर सर हिलाया। इसे तुमसे नहीं कहना थी वो बात, तुम अपनों में तो हो, मगर क्या? मोरनी कहने लगी, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे दस्तूर शहरों के हैं, फिर तुम मुसलमान भी हो। हाँ मुसलमान हूँ, कहने लगी। मुसलमानों में ऐसी बातों पर तो पाबंदी है। हाँ, हमारे यहाँ और भी दूसरे दिनों में भी पाबंदी तो है। तुम बहुत पुराना कबीला हो, किसी बहुत पुराने तरीके पर चलते होगे। खैर, समझती हूँ मैंने जगमे की गाड़ी में ब्याला के बैठने, इसकी औरत बन के बैठने की बात कही थी जब भी तुम्हें बड़ी हैरानी हुई थी। पहले तो मैं समझी नहीं, सोचने लगी इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है।
शेर अली सरदार को भला अचंभा क्यों हुआ है? फिर मैंने सोचा ये बात हम किसी बाहर वाले से कभी नहीं कहते। सरदार शेर अली बाहर वाला नहीं, मगर फिर भी तो। मैंने हाँ कहते हुए सर हिलाया। मोरनी बोली, बाबा के बाद मैं बिल्कुल जैसे वे माँ बाप के हो गई हूँ। माँ बाप तो समझो याद भी नहीं थे, मुझे बाबा ही थे सब कुछ। वो फिर रोने लगी। मैंने दोनों हाथों में इसका हाथ लेकर थपका तो इसको कुछ करार सा आ गया। अपनी बात पूरी करने को वो बोली, बाबा के बाद सरदार कोई नहीं सिवाय तुम्हारे, तुम ही थे सरदार। तो मैंने सोचा तुम आओगे तसल्ली दोगे, रात इधर ही मेरे पास रहोगे। इसने आंखों से अपने पहलू की तरफ इशारा किया तो फिर बोली, फिर बहुत देर बाद जब मैं रो रो के सोने लगी थी, मुझे याद आया था तुम तो शेर अली हो, हमारे हो, पर हमसे बाहर के भी हो। मैं आहिस्ता से सीट से उतरकर फर्श पर इसके बराबर इसके कंबल से टिक के बैठ गया। इसने कंबल से दोनों हाथ निकालकर मेरे हाथ थाम लिए। मैंने कहा, अब तुम सोने की कोशिश करो, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास बैठा रहूंगा, फिक्र मत करना कोई। हाँ, और दुखी मत रहो। वो ऐसा सी गुनगुनाई, फिक्र मुझे अब कोई नहीं, तुम आ गए ना मेरे सरदार। और इसने सर उठाकर मेरी गोद में रख लिया। थोड़ी देर में वो सो गई। भैंसा गाड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। जितनी देर वो मेरी गोद में सर रखे सोती रही। गाड़ी ने बहुत हुआ तो 5-7 मील का फासला तय किया होगा। माइंगयान यहाँ कितनी दूर होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ब्याला को मील किलोमीटर कुछ खबर नहीं थी। इसने बताया था कि खूब दिन निकल आएगा तब हम माइंगयान के करीब पहुंचेंगे। वहाँ ब्याला हमें गाड़ी को सबकी नज़र से छुपाकर चली जाएगी और खुद माइंगयान कॉलेज जाकर अपने मियाँ को लेकर आएगी। एकदम गाड़ी लेकर कॉलेज के सामने जा खड़े होना खतरनाक होगा। इसने बताया था कि सरकारी लोग अभी तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। ब्याला का ख्याल था कि क्योंकि मैं सूरत और ज़ुबान से बर्मा कबायली नहीं लगता, इसलिए वो कबायलियों के तहफ़्फ़ुज़ के किसी कानून के सहारा लेकर मुझे सता सकते हैं। मैंने गाड़ी के पर्दों के पीछे रोशनी बढ़ते महसूस की। सुबह होने वाली थी। एक बार खिड़की खोलकर ब्याला बाई ने अंदर झांका और मोरनी का सर मेरी गोद में उसे गहरी नींद सोते देखकर सर हिलाकर पसंदीदगी का इजहार किया था और इसने हाथ बढ़ाकर मेरा गाल थपक दिया। मुझे नहीं मालूम इसका क्या मकसद था और वो क्या समझ बैठी थी, मुझे परवाह भी नहीं थी। एक नौउम्र दिलेर और सादा लड़की को मेरी रफाकत से सुकून मिला था। इसका गम हल्का हुआ था, बस मेरे लिए यही काफ़ी था। बाहर रोशनी बढ़ रही थी। सोती हुई मोरनी को एहसास हो गया था और वो कसमसा रही थी। कुछ ही देर में इसने आंखें खोल दी, मुस्कुराई और मेरे गले में बाहें डालकर आसूदा बिल्ली की तरफ बैठी। वो फर्श पर फुसकरा मारे मुझे टिकी बैठी थी। कहने लगी, तुमको थका दिया मैंने? मैंने कहा, नहीं, थकन किस बात की, तुम बहुत हल्की हो। और फिर सारे बदन का बोझ तो फर्श पर था, मैं तो तुम्हारे सर को सहारा दिए हुए था। बोली, सर थामना किसे कहते हैं हमारी कबायली जुबान में, कुछ खबर भी है? मैंने कहा, नहीं। बोली, शादी के वक्त मियाँ अपनी बीवी का सर थामकर इसकी पेशानी चूम लेता है, साथ जीने मरने की सौगंध होती है। मैंने हंसकर कहा, मगर मैंने तुम्हारी पेशानी नहीं चूमी, इसलिए बेफिक्र रहो। इसने झपट कर मेरा सर थाम के मेरी पेशानी चूम ली। मैंने पूछा, ये किस लिए? बोली, याद दिलाने की लड़की, आगे जब भी मेरा सर थामो तो पेशानी चूमना मत भूलना। मोरनी ने ये बात इतनी लगावट इस कदर महविश से कही थी कि मैं डर गया। वो समझ गई। बोली, मर्जी है तुम्हारी, तुम अगर मुझे अपनी बीवी नहीं बनाते तो ना सही औरत बना लो, अपनी चादर दे दो। ये गाड़ी सरदार की थी और ये तुम्हारी गाड़ी है। मैं तुम्हारी चादर अपने ऊपर लेकर तुम्हारी औरत बनी जाती हूँ, अभी लो। मैंने संजीदगी से कहा, मोरनी, ये गाड़ी सरदार की ज़रूर होगी, मगर मैं सरदार नहीं हूँ और मेरे पास कोई चादर नहीं है जिसे तुम अपने ऊपर लेकर अपना दस्तूर पूरा करोगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अभी बीवी की या औरत की ज़रूरत नहीं है, मेरे सामने काम पड़ा है। कहने लगी, मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। हाँ, मुझे मालूम है तुम बड़ी हिम्मत वाली, बहुत पक्की दोस्त लड़की हो, तुम ऐसा ही करोगी, मगर दुश्मन मेरे अपने हैं और पुख्तून रिवायत यह है कि अपने दुश्मनों से खुद ही निपटा जाता है। औरतों को बिल्कुल दूर रखते हैं, दोस्तों से भी दूर रखते हैं और दुश्मनों से भी। पूछने लगी, दूर कैसे रख सकते हो? जिंदगी में तो साथ होती हैं ये औरतें, एक एक कदम पर साथ होती हैं। मैंने कहा, मरने जीने की साथी होती है औरत, मगर हुजरे में और लड़ते वक्त बाहर दरे में औरत साथ नहीं होती। ना, हुजरे में हम दोस्तों के सामने बैठते हैं और दर्रे में दुश्मनों के सामने। और ये 2 वक्त ऐसे होते हैं जब हम अपने दोस्तों, अपने बाप भाइयों और बेटों के साथ ही अच्छे लगते हैं। वो हंसी। बोली, तो ठीक है, मैं तुम्हें बेटे दूंगी, हुजरे में और दर्रे में साथ बैठने के लिए मैं शेर जैसे बेटे दूंगी, वादा। मैंने इसके सर पर हल्की सी चिमट लगाई। अभी बेटे नहीं चाहिए, अभी तो तुम मुझे कुछ खाने को दो, मोरनी, बहुत भूख लगी है। औरत कितनी ही ख्वाबनाक, कैसी ही सरशारी में हो, जैसे इसे खबर मिलती है कि मर्द भूखा है, अपने सरशारी और ख्वाब से बाहर आ जाती है। वो मर्द को भूखा पेट नहीं देख सकती। मोरनी लपाक छपाक करके कुछ इधर से कुछ उधर से खुश्क मेवे, बकरी का दूध का पनीर और चावल के फूल ला दिए। कहने लगी, अब इससे गुजारा करो, मांगयान में बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगी। मैं कुछ खा पी के फारिग हुआ तो ब्याला ने बताया वो अब गाड़ी को और हमें छुपाने के लिए जा रही है।
मैं और मोरनी बाहर ही आ बैठे। मुझे तो ये देखना था कि वो गाड़ी को भैंसे समेत कैसे छुपाती है। हम एक थरी नदी के साथ चलती कुछ कच्ची पक्की सड़क पर चलते जा रहे थे। सड़क के एक तरफ नदी के किनारे ऊंची घास और संकटों के झुंड थे, दूसरी तरफ गन्ने की फसल खड़ी थी। गाड़ी के दोनों भैंसे पानी के कुर्ब की वजह से और ज्यादा सुस्त रवा और निकम्मे हो गए थे। ब्याला ने तेज चलने पर उकसाना छोड़ दिया था। वो गाड़ी को इन भैंसों के हवाले करके अब तेज से चलती हुई काफी आगे निकल गई। कोई आधे घंटे बाद गन्ने की फसल में खड़ी घास फूस की एक बुर्जी सी नजर आई, जैसे बरसात में चारा स्टोर करने के लिए छप्पर बना लिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह। गाड़ी ने इस छप्पर तक पहुंचने में 5-7 मिनट और लिए। छप्पर करीब आ गया तो मैंने देखा इस पर बांस की सीढ़ी लगाए कुछ औरत मर्द काम कर रहे थे। एक औरत मुझे ब्याला बाई जैसी लगी, उस सीढ़ी से उतरकर दौड़ती हमारी तरफ आई तो मालूम हुआ ब्याला ही है। इसने अपना सफरी लिबास उतारकर बर्मी किसानों का सिल्विंग शलूका पहन लिया था। ब्याला ने हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी से उतार लिया। मोरनी ने कूदकर खुद को गाड़ी से उतारा। इस वक्त वो खासी चूचाल दिखाई दे रही थी। ब्याला के साथ आने वालों ने तेजी से गाड़ी के दोनों भैंसे खोल दिए। वो काहली से चलते हुए सड़क पार करने लगी। फिर वो नदी में उतर गए। बुर्जी से उतरकर साथ आने वाली औरत मर्दों ने बिना भैंसे की इस गाड़ी को धक्का देकर इस बुर्जी छप्पर के नीचे पहुंचा दिया और बांसों की चटाई का बना फाटक बंद कर दिया। गाड़ी अब सड़क से नजर नहीं आती थी। 4-5 मिनट पहले गुजरने वाली भैंसा गाड़ी सड़क से बिल्कुल गायब हो गई थी। ब्याला ने मुझे खास मेहमानों की तरह हाथ पकड़े पकड़े ले जाकर बुर्जी या छप्पर के पीछे सफेद और स्याह नाहमवार पत्थरों से चुनकर बनाई हुई एक झोपड़ी में पहुंचा दिया। झोपड़ी की दीवारें चूने पत्थरों की और छत घास फूस की थी। छत पर जर्दीमैल सब्ज पत्तों की तरोताजा बेल चढ़ी थी। बेल इतनी घनी थी कि छत का घास फूस तक पूरी तरह छुप गया था। ब्याला कहने लगी, ये बाबा सरदार के एक मुरीद का खेत और छपरा है। जब से सरकारी लोगों ने कॉलेज की जमीन का झगड़ा खड़ा किया है, माई ज्ञान में दाखिल होने से पहले हम लोग यहाँ कुछ देर रुकते हैं। जब मालूम हो जाता है कि सब ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। बाबा का शिशु इस वक्त नहीं गया हुआ था। इसकी बेटी और बहुत सा नवासियां पेशवाई को झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े थे। शिशु की बेटी 40-45 साल की सेहतमंद औरत थी। खुद इसके बेटा बेटी 20-21 वर्ष से लेकर 9-10 साल तक के थे। सभी सेहतमंद और तमीजदार लगते थे। बड़ा बेटा जो हमारी गाड़ी को धक्का देता हुआ छपरे में छोड़ आया था, मेरे बराबर आकर बेंच पर बैठ के और खुश होकर बताने लगा कि वो मांगियान कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स कर रहा है। कहने लगा, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। अभी मैं माई ज्ञान पूछा भी नहीं था कि बड़े मियाँ की बोई हुई तालीम की फसल लहलाती हुई नजर आना शुरू हो गई थी। मोरनी ब्याला मुझे इस खुशहाल किसान घराने के हवाले करके चली गई। इन सादादिल मेहमान नवाज लोगों ने मेरी इतनी खैरत और मदारत की कि मुझे अपने पाकिस्तान के कस्बों गांव देहात के तवाज़े मेहमान नवाजी याद आ गई। शायद दुनिया भर में किसानों चरवाहों मल्लाहों का मिजाज एक जैसा ही होता है। फितरत फराख दिल होती है। वो इन्हें खेतों मरगजारों में और झील तालाबों दरियाओं में फराख दिली से नेमतें देती हैं और ये किसान चरवाहे मल्लाह खुले दिल से इसे मेहमानों के आगे रख सकते हैं। मैं बच्चों के साथ इनके गन्ने की फसल देखने निकला हुआ था और वक्ती तौर पर यह भूल गया था कि यहाँ इस मुसाफिर ने ठेकी ली है, पड़ाव नहीं किया है। वो लोग मुझे अपने पसंदीदा खेत के बेहतरीन गन्ने काट काट कर दे रहे थे। मैं खुद को सुबह सरहद के या सिंध और पंजाब के किसी खेत में उतरा हुआ महसूस कर रहा था। वो 4 बार की वो यादें जब मैं 4 सदा में या पंजनाद और सखर जिला के फार्मों में अपने वालिद के दोस्तों के साथ गन्ने के खेतों में उतरा था, वो यादें जैसे फिर से ताज़ा हो रही थी कि अचानक किसी ने पश्तो में पुकार कर कहा, शेर खान मेरा भाई मेरा दोस्त, यारा तुम किधर है, सामने आ। एक बर्मी किसान पश्तो में पुकारता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। ना 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 बर्मी शर्मी की कोई नहीं, ये तो मीर बास मेरा दोस्त मेरा भाई मीर बास खान। महीनों के बिछड़े हुए और शायद यकीनी मौत से बचकर आए हुए दोनों दोस्त दौड़कर लिपट गए। मैं तेजी से इसके बारे में पूछा कि कैसे जख्मी हुआ था। अब तो ठीक है, जख्म गहरे तो नहीं थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे जख्मी किया था? खुदा बख्श कहाँ है? खुदा बख्श राई का कुछ अता पता है? वो अपनी तेज रफ्तार पश्तो में ये सब मुझसे पूछ रहा होगा कि ना इसका एक लफ्ज मैं सुनने समझने की कोशिश की और ना ही मीरबाज ने मेरी बात सुन के दी। अब तक ब्याला और इसका मियाँ करीब आ चुके थे। उन्होंने इतनी रफ्तार से किसी को बात करते हुए पश्तो में काहे को सुना होगा। दोनों मियाँ बीवी बारी बारी मेरी और मीरबाज की शक्लें देख रहे थे। हमारे मेजबानों के बच्चे में घेरे खड़े थे। वो हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और सुन रहे थे। आखिर ब्याला बाई ने बढ़कर हम दोनों की पीठ थपकी, दोनों को एक दूसरे की तरफ धक्का देते हुए फिर एक बार गले लगा दिया। इसने चीख कर मुझसे कहा था कि शेर अली अंदर चलकर बैठो, अपने दोस्त को भी ले जाओ और दोनों आदमी कुछ दम भी लो। मैं आखिरकार मीरबाज को लेकर अपने मेजबानों की खूबसूरत झोपड़ी में आ बैठा। झोपड़ी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई। खूबसूरत बेंच पर मैंने ले जाकर इसे बिठा दिया। मैंने महसूस किया वो बेंच तक रसाने से नहीं पहुंचा था। इसकी चाल बदली थी। मीरबाज लंगड़ा रहा था। ये क्या हुआ? तू लंगड़ा क्यों रहा है? मैं परेशान हो गया। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बैठो ना शेर खान। यार खड़े क्यों हो? तेरी टांग में क्या हुआ? तू लंगड़ा क्यों हो रहा है? वो हंसा। मैं लंगड़ा नहीं रहा, तुम्हारे सामने भी दौड़ता हुआ आया हूँ। बैठो बैठो यारा, वह में नहीं पड़ो।
میں اس کی ہنسی کو اس کی حجت کرنے کو سمجھتا رہا۔ میرباز مجھے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، برمی پتلون کے نیچے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی بائیں ران پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، ران پر سے پتلون کا رنگ گلابی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی پٹی خون سے رنگین ہوتی جا رہی تھی اور پتلون کو رنگتی جا رہی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تو زخمی ہے، تیری ران پر کوئی زخم ہے، دیکھ خون جھلک گیا ہے۔ میرباز پھر ہنسا، شیر خان دوستا جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ مہینوں پیچھے دیکھ رہا ہوں، تم جھگڑا کرتے ہو؟ بیٹھو میرے بھائی بیٹھو، سناؤ کیسے ہو؟ بیلا کے میاں جھونپڑی میں آ گیا۔ وہ ہماری باتیں سمجھ تو نہیں سکا تھا مگر میرے اشاروں سے جان گیا تھا کہ میں کس بات سے پریشان ہو رہا ہوں۔ کہنے لگا، ابھی ٹانکے کاٹے گئے ہیں، ران کا زخم اچھا ہو رہا ہے، اس کے بھاگنے دوڑنے سے زخم پھر کھل گیا ہوگا۔ بیلا کی میاں نے بتایا کہ میرا سن کر یہ بےتاب ہو گیا تھا، راستے میں ٹرک خراب ہو گیا تو اسے سمجھایا بھی کہ رک جاؤ، تمہیں سواری پر لے جائیں گے، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ اسے ڈانٹ پھٹکار کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، مگر میرباز اپنی طرف سے جب بھی بے پرواہ ہوتا تھا مجھ سے ڈانٹے کھاتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی وہ دانت نکالے ہنستا رہا اور ڈانٹے سنتا رہا۔ آخر میں بولا، ابھی بس کرو خانہ، وعدہ کرتا ہوں بے پرواہی نہیں کروں گا۔ تم سناؤ، تمہارے ساتھ کیسی گزری؟ میزبانوں نے تواضع جاری رکھی۔ بیالا اور اس کے میاں ہمارے اندر لے جانے کے انتظامات کرتے رہے۔ ادھر میں نے میرباز کو بتایا کہ بازلر کے ہاتھوں ہم تینوں کے یعنی میرباز، خدا بخش، میرے گرفتار ہونے اور بھاگیر بوڑی کے کارخانے میں رکھے جانے کے بعد کس طرح اس ذریعے لڑکی روپالی سے ملاقات ہوئی اور اس نے قصاب برادری کے ایک نوجوان کو اپنا گرویدہ کر لینے کے بعد بھاگیر بوڑی کے کارخانے پر مویشیوں اور گوشت منڈی کے بیپارے کا حملہ کروایا اور کسر روپالی کے ساتھ مجھے بھی چھڑا لیا گیا۔ پھر کاکسیس بازار جانے کی تیاری میں کس طرح میں نے اپنے قصائی محسن کے دوستوں گجراتی دکاندار صدیق اور سلیم کے ہاں سے اپنے کاکسیس بازار کے گیسٹ ہاؤس میں فون کیا، جس سے دشمنوں کو میرے فرار کا علاقہ معلوم ہو گیا اور انہوں نے مسلح نوجوانوں کی سیاسی تنظیم بنگلہ دوست کے رضاکاروں سے مدد لے کر میرا پیچھا کیا۔ میں بمشکل کاکسیس بازار پہنچ کر وکیل مزمل صاحب کے منشی سے ملنے میں کامیاب ہوا اور پھر سلیل چودھری اور اس کے ذلیل بھتیجے بازلر کے چنگل میں آ گیا۔ اس کے بعد کا کچھ حال بڑے میاں نے میرباز کو بتا ہی دیا تھا کہ مجھے بھاگیر بوڑی کارخانے میں لڑکی روپالی کے قریب کوٹری میں قید رکھ کر سلیل اور بازلر نے والد صاحب کو دکھانے کے لیے مجھ سے نشے کے اثر میں جعلی رسیدیں اور دوسرے دستاویز پر دستخط کرا لیے تھے تاکہ والد صاحب کو دھوکے سے مغربی پاکستان بلوا کر وہ لوگ یہاں اپنے جاسوسی کے منصوبے کی تکمیل کر سکیں۔ تو اسی پلان پر عمل کرتے ہوئے مجھے برما کی سرحد میں دھکیل دیا گیا۔ برما کوسومی اور بڑے میاں سے ملاقات ہوئی اور ان کی ملاقات سے اور ان کی مدد سے رنگون شہر تک پہنچنے کا حوال اور رنگون میں کانٹیننٹل ہوٹل میں ہم تینوں فراریوں کی کارگزاریاں سب میرباز کے علم میں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ بڑے میاں نے کس طرح مجھے رنگون جیل سے فرار کروایا ہے اور وہ قبیلے کے باغی جگنے کی گنڈا گردی سے بچنا بچاتا مجھے یعنی شیر علی خان کو لے کر شاید مانگیان آ جائے گا یا خود میرباز کو مانگیان سے کہیں بلوا بھیجے گا جہاں ہم دونوں دوست مہینوں بعد ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ مگر میرباز کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کایا بدل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور یہ کہ بڑے میاں کایا بدل کر ریچھ بن سکتے تھے۔ میرباز کو بڑے میاں کی موت کا بہت صدمہ ہوا تھا۔ کہنے لگا، یارا تیرا والد سمت بنگش خان صاحب کے بعد اگر میں نے اپنے شفقت کرتے باپ دادے کی طرح پیار کرتے کسی کو دیکھا ہے تو وہی کسومی کا دادا مداری بابا تھا۔ باخودہ سچ کہتا ہوں، اس کے وفات کا سن کے شیر خان یار ایسا لگتا ہے جیسے میرا اپنا والد دوبارہ فوت ہو گیا ہے، اللہ رحم کرے۔ میرباز کی اپنی روداد مختصر مگر بہت تکلیف دہ تھی۔ سلیل چودھری بازلر کے گرگوں نے اسے اور خدا بخش رائی کو بہت مارا پیٹا تھا۔ ان سے میرے بارے میں اور میرے والد صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی۔ میرباز نے اور خدا بخش نے بس یہی کہا نا کہ دونوں باپ بیٹے سمت خان صاحب اور شیر علی ہمارے بھائی بند ہیں۔ جس طرح ہم اپنے باپ بھائیوں بیٹوں بھتیجوں کے بارے میں دشمنوں کو کچھ نہیں بتا سکتے، اس طرح ان کے بارے میں تم ہمرام زادوں کو کچھ نہیں بتائیں گے چاہے ہمیں مار ڈالو۔ میرباز بتانے لگا کہ خدا بخش رائی نے اپنی پنجابی ملی اردو میں انہیں شرم بھی دلائی تھی، وہ ایک کتے اور شرم کرو، تم کہو جے اماندار بندے کے خلاف سازش پہ کرتے ہو۔ ارے سالو، پنگت صاحب ہوری جیسے 50 بندے ہر محکمے میں بھی موجود نے جب یہ پاکستان چل رہا ہے، نہیں تو تم دشمن بے دینوں نے تو اس میں جنت ورگے ملک نو بیچ کے کھا جانا تھا۔ بازلر اور چودھری کے گرگوں نے بخش کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی اور ایسا تشدد کیا کہ اس کی دماغی حالت متاثر ہوئی اور پھر ان بدماشوں نے مقامی پولیس کی مدد سے خدا بخش رائی غریب کو وہیں کسی پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ میرباز کو بھاگیر بوڑی سے ہٹا کر چودھری نے کچھ دن اپنے گھر کے گیراج میں بند رکھا، پھر مختلف جگہ قید اور مار پیٹ کے بعد اسے برما کے بارڈر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بارڈر پولیس والوں کو تو میں دیکھ چکا تھا کہ کتنے ظالم اور بدماش ہیں۔ انہوں نے چودھری کے منصوبے کے مطابق میرباز کو بارڈر پولیس مقابلے میں ہلاک کرانے کی پوری تیاری کر لی تھی، مگر بات کھل گئی اور کسی عورت نے جو میرباز کے کہنے کے مطابق بدماشی کے لیے لائی گئی تھی، میں نے سوچا یقیناً بلاری ہوگی، اتنا شور شرابہ کیا کہ بارڈر پولیس والے اور برمی فوجی گھبرا گئے۔ وہ تو صورت کو مارے ڈال رہے تھے، مگر ماتحت پولیس والوں نے اپنے افسروں کو سمجھایا کہ آس پاس جنگل میں سرکاری لکڑی کٹ رہی ہے
عورت کے شور میں جانے سے ٹھیکیدار اور مزدور ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، اگر اسے مار دو گے تو بات اوپر تک جا سکتی ہے۔ مجبوراً افسروں نے اس عورت بلاری کو اور میر باز کو الگ الگ گارڈ چوکے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عورت کا تو پھر پتہ نہ چل سکا۔ میر باز کو کسی دوسری چوکی پر منتقل کرنے کے بہانے بارڈر پولیس کے افسروں نے گولی مارنے کے لیے کسی ندی کا قرب طے کیا تھا۔ انجانے میں انہوں نے میر باز پر 2 فائر بھی کیے۔ ایک گولی ران میں لگی، دوسری شانے کو کھوجتی نکل گئی۔ وہ زخم اب مندمل ہو چکا ہے۔ میر باز کہنے لگا، شیر خان، قدرت کو بچانا منظور تھا، ورنہ وہ قاتل تو سمجھو میرے پر ایسے گولی چلا رہے تھے جیسے چھونی میں فوجی لوگ چاندماری کرتے ہیں۔ بس قدرت خدابندی سے بچ گیا یارا۔ 2 گولی کے بعد ان کے 4-6 فائر مس ہوئے۔ میں ہتھکڑی سنبھالے بھاگتا تھا کہ جنگل میں سے ایک اونچا پورا ریچھ نکل کے آیا۔ اس ریچھ نے خدائی خوار پولیس والوں کو جیپ کو الٹ دیا، زخمی بھی کیا حرامزادوں کو۔ میں ادھر سے جان بچا کے نکل گیا۔ ایسا ہی خون بہتے میں ندی کے پاس چھپ گیا، بے ہوش ہو گیا۔ ابھی خبر نہیں کدھر سے یہ کسومی اور دادا مداری آ گیا۔ یہ لوگ نے مرہم پٹی کیا، میرے کو جنگل سے نکالا۔ میں نے کہا، ریچھ بہت ہیں ادھر برما میں، چلو۔ ایک برمی ریچھ نے تمہاری جان بھی بچائی۔ وہ بولا، برمی شرمی نہیں یار، میرے کو تو وہی مداری کا ریچھ لگتا تھا، اونچا پورا ایک دم کالا سیا۔ میں نے پوچھا، تو پھر مانگین کس طرح آئے؟ کہنے لگا، یہ پتہ نہیں کس طرح آیا، جنگل سے لوگ نے نکال کے کسی ٹرک پر لادا، پھر میرے کو مداری خانہ بدوش کے ڈیرے پر لے گئے۔ ادھر اس نمونے کی بھینسا گاڑی بہت تھی، تو 6-8 روز میں بخار میں جلتا گرتا پڑتا ان لوگوں کے قبیلے کے ساتھ ادھر پہنچ گیا۔ لڑکی کو سنی، میرے بعد ادھر آئی۔ میر باز کی داستان مختصر مگر مجھ سے کہیں زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ میرے ساتھ تو چودھریوں نے اور بارڈر والوں نے اتنا زیادہ کچھ نہیں کیا تھا، اس کو تو جیسے توڑ کے رکھ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو سمجھو میرے والد کے ساتھ جنگلوں میں رہتے ہوئے اسے سختیاں جھیلنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ یہ جو سب جھیل گیا، پھر اسے جو محبت مجھ سے میرے کنبے سے تھی، اس نے بھی میر باز کو طاقتور رکھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، اس کے پاس جا کر کسی بڑے بھائی کی طرح اس کا سر اپنے پیروں سے لگا کر تھپکا، اس کی تعریف کی کہ نام تو تیرا شیر نہیں، مگر یارا تو واقعی شیر آدمی ہے۔ بیالا اس کا میاں اچانک بہت تیزی اور جوش میں بھرے ہوئے آئے، کہنے لگے، کالج ہاسٹل میں گھسنے کا یہی موقع ہے، چلو تم ٹرک میں بیٹھ جاؤ۔ باہر سبلے لے جانے والا ٹرک کھڑا تھا۔ میر باز کو انہوں نے میرے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا، ڈرائیور کے برابر بٹھایا۔ ٹرک پر گوبھی کے ٹوکرے لدے ہوئے تھے۔ بیالا نے 2 ٹوکروں کے بیچ کی جگہ میں دری بچھا کر مجھے لیٹ جانے کو کہا۔ وہ خود پچھلے حصے میں ٹرک کے ڈالے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا میاں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہمارے میزبانوں نے ہمیں جھونپڑی سے نکل کر رخصت نہیں کیا۔ وہ اس بات سے اداس ہو گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، ان کے ساتھ اب وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے رخصت ہوتے ہوئے امید دلائی کہ میں پھر آؤں گا۔ تازہ گوبھی کی تیز مہک میں لپٹا اس ٹرک میں پڑا میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اور میر باز کو کیسے چھڑانے والے بڑے میاں تو نہیں رہے، مگر ان کے مریدوں اور بچوں کا ایک گروہ خود کو خطرے میں ڈال کر ہمارے لیے وہی سب کچھ کر رہا ہے جو بڑے میاں نے کیا تھا۔ ایک غیر ملکی میں بے آسرا نہ رکھنے پر میں نے مالک کا شکریہ ادا کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اس کریم کی عنایت نہ ہوتی تو اب تک ہم دونوں مٹی ہو چکے ہوتے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہم بڑی سڑک سے گزر رہے تھے۔ کوئی 15 منٹ بڑی سڑک پر چلنے کے بعد گاڑی ٹھہر گئی۔ بیالا کا میاں ہارن بجا کر کسی کو بلا رہا تھا۔ بھاری بوٹوں کی آواز آئی، پھر کسی نے اکھڑ پن سے برمی میں پوچھا، کیا بات ہے؟ بیالا کا میاں بولا، گیٹ کھولو، سبزی آئی ہے۔ اکھڑ آدمی نے کہا، صبح سے یہ سب کچھ کر رہا ہے تم لوگ، دودھ آیا ہے، سبزی آئی ہے، ایک بار میں سب نہیں لا سکتے سالے؟ ابھی چاول کی بوریاں لاؤں گا۔ اکھڑ آدمی بڑبڑایا، چاول کی بوریاں؟ ہاں، پھر جلانے کی لکڑی آئیں گی، بیالا کے میاں سے چڑھانے کو لہک کر کہا۔ اکھڑ آدمی نے جو دروازہ کھولنے کے لیے بھاری قدموں سے ادھر حرکت کر رہا تھا گالی دی۔ بیالا کے میاں نے بھی جواب میں وہی گالی لٹا دی۔ اکھڑ آدمی نے ایسا ظاہر کیا جیسے اس نے سنا نہیں۔ اس نے اور سوال کیا، یہ پیچھے ٹرک میں کون ہے رے سور؟ میں نے سانس روک لی، کیا اس بےہودہ آواز والے نے مجھے دیکھ لیا ہے؟ مگر وہ بیالا کا پوچھ رہا تھا۔ اس کے میاں نے جواب دیا، ماں ہے تیری، دھت تیری تو، کہہ کر گیٹ کھولنے والے ٹرک کی باڈی پر لاٹھی ماری یا لات جما دی۔ بیالا کے میاں چلانے کو ہنستا وہ ہارن بجاتا ٹرک کو اندر لے آیا۔ اندر کوئی بہت پیچیدہ راستہ تھا جس سے گزرتا ہوا ٹرک رک گیا۔ ٹرک کے رکتے ہی لگا جیسے کچھ غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ بیالا بھائی نے تیز سرگوشی میں کہا، اٹھو شیرلی، پیچھے پیچھے آؤ، آواز نہیں کرنا۔ میں نے گوبھی کو ٹوکروں سے اٹھ کر دیکھا۔ بیالا تیزی سے ٹرک کے ڈالے پر چڑھی اور نیچے کود گئی۔ میں نے ایسا ہی کیا کچھ دور چل کر، پھر وہ جیسے زمین سے چپک گئی۔ میں نے بھی یہی کیا۔ ادھر ادھر دیکھنے کا وقت نہیں تھا، بیالا چل پڑی، میں بھی پیچھے چل دیا۔ وہ پھرتلی عورت سرخ پتھروں کی دیوار کے درمیان سرخ پتھر جڑی گلی میں جھکی جھکی تیزی سے نکلی اور بائیں طرف چلی جا رہی تھی۔ ہم نے بہت سے موڑ موڑے۔ میں نے گوشہ چشم سے دیکھا، دور جہاں بلند دیواروں پر بوجھے جیسی بنی تھی، خاکی کپڑوں والا ایک شخص رائفل کندھے پر رکھے پہرا دے رہا تھا۔ پہرے دار کی پیٹھ ہماری طرف تھی۔ بیالا برجیوں پر ٹکے ہوئے اس سائے کو تکے جا رہی تھی۔ میں لپکتا اس کے پاس پہنچ گیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے پنجے میں پنجہ پھنسا لیا اور خاموشی سرگوشی میں بولی، جیسے ہی یہ چلنا شروع کر دے
हम लोग गली छोड़कर खुले में निकलेंगे। खुले में रुकना नहीं, दूसरा पहरेदार बुर्जी पर आ जाएगा, वो हमारी तरफ मुंह करके आएगा, ये समझ लो। रुकना नहीं और खामोशी से निकल जाना, नहीं तो पकड़े जाएंगे। सामने बुर्जे पर टिके साय ने हरकत की। दयाला ने मेरा पंजा अच्छी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और गली से निकलकर खुले किते में दौड़ पड़ी। मैंने दौड़ते हुए सामने बुर्जे की तरफ देखा जा रहा था। नीचे कदमों तले घास थी। हम दोनों जिस इमारत की तरफ दौड़े चले जा रहे थे, मैंने देखा इसका दालान हमारी तरफ खुलता था। दालान के एक संगी स्तून के पीछे से दो चेहरे, दो लड़कियां तशवीश के साथ हमें अपनी तरफ आते देख रही थी। एक ने हाथ बढ़ाकर बेताबी का इशारा भी किया था। वो चाहती थी हम जल्द से जल्द दालान की पनाह में आ जाएं। दालान 4-5 कदम दूर होगा कि सामने बुर्जे पर कुछ आता महसूस हुआ। मैंने तेज से गोशी में बेला को खबरदार किया आ रहा है और हमने आखिरी कदम लेने में अपनी जान लड़ा दी। मैं सामने अब सिर्फ दालान की पनाहगाह देख रहा था, मगर हमें देख लिया गया था। बुर्जे पर से किसी ने ललकारा और हमारी तरफ फायर किया। फायर बज़ाहिर डराने को किया गया था, मारे गए, मैंने दिल में सोचा। हम दालान में पहुंच चुके थे। यहाँ वो हमें नहीं देख सकता था, लेकिन इस गार्ड ने हमें दालान में दाखिल होते तो देखा है। वो लोग हमारे पीछे आएंगे। यही बात, बिल्कुल यही बात स्तून के पीछे छुपी हुई इन दो लड़कियों ने सोची होगी कि वो अब ब्याला के और मेरे पीछे आएंगे, इसलिए उन्होंने अजीब दिलेरी का काम किया। दो लड़कियां हंसती खिलखिलाती स्तून के पीछे से निकली और घास पर दौड़ती हुई खुले में आ गई। दूर से देखने वाले को लगता होगा कि वो इस वक्त एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेल रही हैं। पहरेदार ने देखा, फिर इसने ललकार कर कुछ कहा और डराने को फायर भी किया। ए अंधे! लड़कियों ने हंसी रोककर गुस्से में बुज्जों की तरफ हाथी लाए थे। उन्होंने चीख कर कहा, ओ अंधे, तेरे को दिखता नहीं है? इधर को फायर क्यों करता है? क्या फालतू कारतूस है तेरे पास? आ रहे। बुर्जे पर से चीखकर पहरेदार ने कुछ कहा होगा जो हमें सुनाई न दिया। लड़कियों ने इसी तरह खुले लान पर खड़े इनसे मुंहमारी शुरू कर दी थी। ए साला, इधर लान पर नहीं खेलेगा तो क्या तेरी खोपड़ी पर दौड़ लगाएगा? अंधे का जना नहीं तो अपनी बंदूक काबू में रख। क्यों जाए अंदर? हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। और चीखने वाली ने अपने दोस्त से कहा, आओ जी। दोनों फिर लान पर एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलने लगी। लड़कियों ने हमें यकीनी गिरफ्तारी से बचा लिया था। बेला ने हाथ हिलाकर खामोशी इशारों का शुक्र अदा किया और मेरा हाथ पकड़े हुए दालान के खात्मे पर नीचे उतरी। सुर्ख पत्थरों की फराक सीढ़ियों की तरफ डपट पड़ी। नीचे ठंडक थी और धूप की चमक नहीं थी, नीचे आफियत थी। मैं सीढ़ी पर ही रुक गया और दीवार से टेक लगा ली। रुक क्यों गए? आओ। बेला ने मेरा हाथ खींचा। बाल बाल बचे हैं, दम लेने दो जरा। वो भी बहुत बेहाल हो रही थी। कुछ देर रुक कर दम लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने रुक के पूछा, ये क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं और ये गोलियां क्यों चला रहे हैं? कहने लगी, मेरे आदमी ने या इस मीरबाज ने बताया नहीं यहाँ क्या हुआ है। मैंने नफी में सरिराया तो बोली, वो लोग ये सब बहुत रोज से भुगत रहे हैं। तुमसे कहना याद नहीं रहा होगा, सरकार ने कॉलेज और हॉस्टल पर कब्जा कर लिया है। क्यों? बाबा के मरने का पता चल गया, बस आ गए। बोले खाली करो। खाली करो, पर इतनी तो बंदूक, फौज और फौज लाने की क्या जरूरत थी? वो जो उधर आ गया है ना हराम का जगमे, मगर जगमे के आने का और इस पैरे चौकी चांदमारी का आपस में क्या ताल्लुक है? बेला ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर किसी शागिर्द मुझे समझाना शुरू किया। बोली, देखो, लड़कों के कमरों की तरफ बड़ा भारी जंगल है, बड़े बड़े दरख्त हैं। एक दिन सवेरे सरकारी लोगों ने कॉलेज पर पर्चा लगा दिया कि इतने दिन में ये जगह खाली कर दो, नहीं हम ताकत से खाली करा लेंगे। और बाहर उन्होंने पैरा बिठा दिया। रात में ही जगमे और इसके बदमाश जंगल की तरफ से दरख्तों पर चढ़ के लड़कों के हिस्से में कूद गए। वो लोग खबर नहीं कहाँ से चोरी करके कुछ करके बंदूक कारतूस लाए थे, जो उन्हें लड़कों के कमरों के पास छुपा दिए। फिर बाहर निकलकर उन्होंने जंगल की तरफ से गोली चलाई। पहरे वाले सरकारी लोग इधर आए तो ये दरख्तों के पीछे छुपे बैठे थे। उन्होंने हराम के जिन्होंने गोली चला के 2 सरकारी आदमी मार दिए और भाग गए। बस फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर अंदर कॉलेज में लड़कों के कमरों की तरफ, इधर लड़कियों के हिस्से पर सब जगह फौज ने गोली तोप चलाते हुए घेरा डाल दिया। लड़कों की आग जगने के साथियों की गोली की आवाज से खुल गई। वो खुद परेशान थे। अब जो सरकारी लोगों ने फायरिंग की तो उन्हें दुहाई दी, हाथ उठा दिए। लड़कों को तो सबको गिरफ्तार कर लिया और ले गए। तलाशी ली तो कमरों के पास से बंदूक के कारतूस निकले। उन्होंने फौरन कब्जा कर लिया। वो तो लड़कों के हिस्से को भी खाली करा रहे थे। फिर खबर नहीं कि कैसे इन लोगों को इधर ही रहने दिया। कुसुमी कहाँ है? हम कुसुमी के पास ही चल रहे हैं। वो नीचे बिहार में है। वहाँ दरअसल बूद आबदों की खानका होती है। यहाँ कदीम इमारत में उन्होंने ये बिहार तय खाना बनाया होगा। मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हारे मियाँ और मीरबाज को यहाँ कैसे रहने दिया? बोली, कब्जे के वक्त मेरा आदमी ट्रक लेकर गया हुआ था। मीरबाज को इसने ऐसे ही अपना क्लीनर बना के रखा हुआ है। जब ये सब्जी राशन लेकर ये लोग आए तो इधर सरकारी लोगों ने कब्जा देखा। बड़ी झकझक के बाद ट्रक की और इन लोगों की अच्छी तरह तलाशी लेके इन लोगों को अंदर छोड़ा। फिर फोटो पास बना दिए। अब ये लड़कियों के लिए राशन सामान लेकर आते हैं, फुजूली तलाशी लेके फिर अंदर जाने देते हैं। रात को दोनों को इधर से निकलने नहीं देते। मैंने पूछा, तुम और मोरनी अंदर कैसे आ गई? बोली, मोरनी का तो पता नहीं, वो जंगल की तरफ मंडलाती फिरती है। खबर नहीं इतने पैरे में अंदर कैसे पहुंच गई।
مجھے تو میرے آدمی نے پاس بنوا کر اندر پہنچایا ہے۔ مجھے حیرت تھی کہ جب تلاشی اور نگرانی ہو رہی ہے تو انہوں نے ٹرک میں جھانک کر مجھے کیوں نہیں پکڑ لیا۔ میں نے بیالا سے بات پوچھی تو اس نے بتایا جہاں ہم دونوں ٹرک سے کودے تھے اس جگہ ٹرک کو رکنا پڑتا، روک کے وہ لوگ تلاشی لیتے پھر آگے جانے دیتے ہیں۔ ہم کود کے گلی گلی پچھواڑے نکل کے ادھر دالان کی طرف آگے تو بچ گئے، 1 منٹ ٹرک میں اور بیٹھے رہتے تو بس آ ہی رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ پہلے سے ہوتے تو تم لوگ کیا کرتے؟ کہنے لگے مشکل تو ہوتی پر کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے۔ میرا آدمی ناٹک کرتا، میر بات سے کچھ جھگڑے والی بات کر کے منٹ بھر کو انہیں اپنی طرف بلا لیتا، ہم نکل جاتے، یہی طے ہوا تھا۔ یہ بڑے عیار لوگ تھے جبھی ایسے مشکل حالات میں سرکار اور برمی قبائلیوں جاگیرداروں کو مقابلہ کر رہے تھے۔ دیر ہو چکی تھی، بیالہ بائے اور میں اب تازہ دم ہوئے اور آگے جانے کو تیار تھے۔ یہ پرانی عمارت عبادت گزار بدھ بھوشوں کی پناہ گاہ لگتی تھی۔ عمارت میں معبودوں خانقاہوں سے مخصوص ایک گھمبیر سناٹے کا راج تھا۔ ہم دونوں اب اس ٹھنڈے نیم تاریخ زینے پر اتر کر سرنگ میں جیسے کسی راستے پر چل پڑے۔ بیالہ نے رہنمائی کے خیال سے میرا ہاتھ تھام لیا، شاید اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ تو کتنی بار اس راستے سے گزری ہوگی مگر میرے لیے تو اگلا قدم کسی نئی صورتحال میں پڑتا معلوم ہوتا تھا۔ بیالہ نے بتایا کہ ہم گھاس کے جس کھلے میدان سے دوڑتے ہوئے گزرے تھے یہ راستہ اسی میدان کے نیچے بھول بھلائیاں بناتا گزرتا ہے۔ اس زیر زمین راستے کے ساتھ ساتھ 2 ہاتھ اونچی دیوار چل رہی ہے جس کے پار تازہ پانی کی ایک نہر بہتی ہے۔ میں نے بیالہ سے 1 منٹ رکنے کو کہا اور سنا پانی بہنے کی ہلکی آواز ہمارے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ بہت ہلکی روشنی میں 2 ہاتھ کی وہ حفاظتی دیوار بھی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے دور کہیں روشنی کا دھبا سا دکھائی دیا جس نے جلد ہی ایک مستطیل جالی کی شکل اختیار کر لی۔ پتھر کی اس جالی کے پار سے لڑکیوں کی باتیں کرنے یا گنگنانے کی آوازیں چلی آ رہی تھی۔ روشن دان سے آتی روشنی اور آوازوں نے مجھے عہد قدیم کے امن اور سناٹے سے نکال کر آج اس لمحے کے ہی جان میں پہنچا دیا۔ معزز سامعین حضرات، جانور کی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔